Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। तो आज हमने करनी है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आप लोगों ने की होगी। सब्सिडरी बुक्स होती हैं जो टेक्निकली जर्नल ही होती है, सिर्फ जर्नल हमारी अगर इंडिविजुअल बनाते हैं तो कई बार बहुत बड़ी हो जाती है और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं जहाँ बिजनेस में तो एक पर्सन सारी जर्नल नहीं लिख पाता डेली, तो इसलिए हम उसको पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर हम उसको प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी बोलते हैं। ये सब नाम एक ही हैं, आपको नाम याद रखने हैं। Wherever, whenever an event is recognized as transaction, जब हमारा कोई इवेंट होता है और हम उससे, क्या हो गया, ठीक है, जब हमारा कोई इवेंट होता है और हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये हमारी ट्रांजैक्शन है, तो फिर हमें उसको एंट्री करनी होती है, जर्नल करनी होती है। फिर हम देखते हैं कि इसको अब कौन सी बुक में लिखना है। एक मिनट बेटा, एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मैं कर रही हूँ उसको सेटल। आप लीव नहीं कर रही है मनदीप कौर? मैम मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा ठीक है बेटा, मेरे भी यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एक शेयर हो नहीं रही ना स्क्रीन आप लोगों को, कि हो रही है? नो मैम, शो नहीं हो रही। आवाज भी नहीं वही दी आ थोड़ी, रही। मैम आवाज भी नहीं आ मैं वही रही। कर, एक मिनट होल्ड करो बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है मैम यहाँ पे भी। एक सेकेंड। यहाँ भी थोड़ा इशू आ रहा है मेरे सिस्टम में भी, एक मिनट होल्ड रखो। एक मिनट, मैं लीव करके ना दोबारा से कर रही हूँ बेटा।
आप लोग यहीं रहिए, कनेक्ट, हाँ हो गया। अब होगी शेयर स्क्रीन? यस मैम। यस मैम होगी। आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम मैम क्लियर। ठीक है। अब देखो हम कर रहे थे कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम हमने पढ़े, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ प्राइमरी मैम एंट्री एंड, हाँ जी क्लियर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुको। अब आ रही है आवाज बेटा? यस मैम। ठीक है। तो हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, इसके अलग अलग नाम पढ़े। टेक्निकली ये जर्नल भी होती है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं इसको, और बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जब भी हमारा कोई इवेंट होता है उसे हम यहाँ पर ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जब भी कोई इवेंट होता है और अगर फिर वो ट्रांजैक्शन बन जाता है, हमने पढ़ा था ना कि हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जो मनी टर्म में ट्रांसफर हो सके वही ट्रांजैक्शन होती है। तो जब भी कोई इवेंट रिकॉग्नाइज होता है ट्रांजैक्शन, तो फिर वो सबसे पहले हम जर्नल में लेके आते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लेके आते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, डिटेल्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे इनवॉइस। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, वहां से फिर वो कहाँ जाती हैं, और जो जर्नल में हम डालते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? डेट वाइज, जो पहले एंट्री हुई है, जो पहले डेट आएगी उसकी एंट्री पहले होगी। ये नहीं है कि आप 10 तारीख की एंट्री पहले कर दो और 5 तारीख की एंट्री बाद में कर रहे हो। पहले 5 की होगी फिर 10 की होगी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ये मतलब है। समझ आ गई आपको? यस। और क्योंकि हम डेली बेसिस पे इस पे एंट्रीज करते हैं, इसलिए हम इसको डे बुक्स भी बोल सकते हैं। कितने सारे नाम हो गए ना अब इसके, जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री एंड डे बुक। अब इस इंफॉर्मेशन को बाद में हम समराइज करते हैं, टोटल करते हैं उसका, और फिर हम रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट कर देते हैं उसको ले जाके, जिसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। लेजर में पोस्टिंग करना, जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में हम पोस्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती हैं? बेसिकली हमारी दो कैटेगरी होती हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। एक होती है स्पेशल जर्नल, जिसको हम डे बुक बोलते हैं। एक होती है जर्नल जर्नल। जर्नल होती है, वो जर्नल की तरह ही होती है, वो बाद में आएगी हमारे पैरा 1.5 में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो स्पेशल जर्नल होती हैं वही हमारी डे बुक होती हैं, उसी में हम डेली अपनी ट्रांजैक्शंस को बुक करते हैं, जिसको हम, अब ये था हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पे, सिर्फ इतना ही था। आगे आता है पोस्टिंग इन लेजर एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। जब हमारी बुक्स पूरी हो जाती हैं जर्नल, तो हम उसको समराइज करके लेजर में पोस्टिंग करते हैं सभी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अब लेजर में पोस्टिंग डेली नहीं होती, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की होती है, जहां से हम सब्सिडरी बुक से उठाते हैं टोटल, और फिर हम उसको लेजर में डालते हैं। लेजर का नाम क्या है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। वो क्या था हमारा? जर्नल, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। लेजर क्या है हमारा? बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि इसके बाद हमारी कहीं और नहीं जाती हैं, ये सीधा ट्रायल में जाती हैं। और जब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे फिर क्वेश्चन आता है आपके पास। अकाउंटिंग पीरियड आपका क्वार्टर भी हो सकता है, क्योंकि आजकल कंपनियां क्वार्टरली भी अपनी बैलेंस शीट बनाने लगी हैं। क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, और ईयरली हो सकता है। वहां पर हम अपने लेजर के बैलेंस करते हैं और उनको क्लोज कर देते हैं और ट्रायल में ले जाते हैं। द क्लोजर ऑफ लेजर अकाउंट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट। अब जब हम क्लोजिंग करते हैं तो हमने देखना है कि उसका नेचर क्या है, किस तरह का वो अकाउंट है। 3 तरह की नेचर होती है हमारी। एक होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें हमारे आती हैं इनकम, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस। ये सारे जो होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, और इनको हम
बैलेंस अगले साल नहीं लेके जाते, ये बात याद रखना नॉमिनल अकाउंट्स का। उसको हम सिर्फ क्लोज करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं उसके टोटल को प्रॉफिट एंड लॉस में या इनकम स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां भी वो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो कंपनी प्रॉफिट के लिए बनाई गई है। ज्यादातर कंपनीज प्रॉफिट के लिए ही बनती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती, उनको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, उनके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। तो आपके पास ये छोटे छोटे एमसीक्यूज निकल रहे हैं इसमें से कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके इनकम, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। द इनकम स्टेटमेंट से हमें निकलता है ऑपरेटिंग रिजल्ट्स निकलते हैं, इससे हमारा ऑपरेटिंग रिजल्ट निकलता है, यानी कि हमने ऑपरेशन जो किया, ऑपरेशन मतलब काम किया जो हमने पूरे साल, उसमें हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ हमें, ये है आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रॉफिट को हम बोलते हैं सरप्लस और लॉस को बोलते हैं डिफिसिट। समझ आ गई आपको ये? स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, जिस भी अकाउंटिंग पीरियड का हम निकाल रहे हैं, इट मे बी क्वार्टर, इट मे बी हाफ ईयर, इट मे बी फाइनल ईयर, ये नहीं है कि सिर्फ साल का ही निकाल लेंगे, ये बात भी याद रखना। दूसरे हमारे जो नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था नेचर ऑफ अकाउंट्स, ये हमने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। दूसरे होते हैं हमारे रियल एंड पर्सनल नेचर। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जो हमारे एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग है, हमारी प्लांट है। और पर्सनल होते हैं जो लोगों से रिलेटेड, जैसे डेटर, क्रेडिटर। इनको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इनके बैलेंस को खत्म नहीं करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स को हम खत्म कर देते हैं, इनको हम अगले साल नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं, लेके जाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर आपके रियल और पर्सनल अकाउंट आते हैं वो होती है बैलेंस शीट। नॉमिनल अकाउंट आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, और रियल एंड पर्सनल कहाँ आते हैं? हमारे बैलेंस शीट में। ये बात आपको सबको समझ आ गई? ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें एक कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाती है, जबकि बैलेंस शीट हमें उसकी पोजीशन दिखाती है कि क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। देखो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एंड ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड बाय रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस शीट में तीन चीजें दिखाई जाती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। नेक्स्ट हमारा आता है जर्नल एंड लेजर। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा अकाउंटिंग साइकिल जब हमने पढ़ा था उसमें क्या था, आपको याद है? स्टेप्स याद है हमने किए थे कि हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है किसी इवेंट की कि वो ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड करना है जर्नल में, जर्नल के बाद पोस्ट करना है लेजर में। तो सबसे पहला हमारा जर्नल आता है। जर्नल को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम इसको बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी बोलते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि ये रिकॉर्डिंग हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी जो पहले एंट्री इवेंट हुआ उसको पहले एंटर करेंगे, जो बाद में हुआ उसको बाद में करेंगे। अब वर्ड जर्नल मीन्स डेली रिकॉर्ड। जर्नल का मतलब है डेली रिकॉर्ड, तो हम जर्नल में डेली रिकॉर्ड डालते हैं। इसको हम बुक्स ऑफ, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी बोलते हैं। आगे आता है हमारे पास एग्जाम्पल जर्नल का। जैसे वो कह रहा है कि एज पर वॉचर नंबर 31, वॉचर नंबर 31 आपका डॉक्यूमेंट है, जो वॉचर होता है, जो हमारा बिल होता है, उसके ऊपर हमें लिखा हुआ दिख रहा है कि रॉय ब्रदर्स का वॉचर है वो 9 फरवरी 2023। जर्नल इन द बुक्स ऑफ जर्नल रॉय ब्रदर्स। जर्नल आपको फॉर्मेट आता है या नहीं आता? सबको जल्दी से बताओ। तो फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना है, कभी भी फॉर्मेट पेपर में ऐसे रैंडमली नहीं बनाना है
किसी भी चीज का फॉर्मेट बना रहे हो तो बिल्कुल ठीक फॉर्मेट बनाना है, जिसका फॉर्मेट गलत है उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, मैं बता दूं आपको। फॉर्मेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपका, डेट, परचेज, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, पूरी एंट्री आपकी एक एक चीज लिखी होनी चाहिए। इन द बुक्स ऑफ राय ब्रदर्स, जर्नल, सब कुछ लिखा होना चाहिए। तो डेट है हमारी 9/2/2023, यहाँ पर हमने सामान खरीदा 50,000 का, तो परचेजेस हमारी डेबिट आएंगी। अब देखना है कि पेमेंट कैसे हुई, क्योंकि वॉचर नंबर उसने हमें बता दिया 31 है, तो वॉचर नंबर हमने 31 लिख दिया। वो कह रहा है इसके लिए हमने कैश पेमेंट कर दिया इमीडिएटली, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई 50,000 से। अब जब हम इसको लेजर में पोस्ट करेंगे, हमें बताया गया कि परचेज अकाउंट में हमने इसको 5 नंबर पेज पे लिखा, और कैश अकाउंट में, कैश लेजर में हमने इसको 17 नंबर फोलियो पेज पे लिखा। तो इसीलिए ये 5 नंबर ये रिफ्लेक्ट करता है कि अगर हमें ये एंट्री परचेज बुक में देखनी है तो हमें कौन से नंबर पेज पे जाना चाहिए, 5 नंबर पेज पे। और अगर कैश बुक में ये एंट्री देखनी है तो हमें 17 नंबर पेज पे जाना चाहिए। ये हमारा लेजर फोलियो का मतलब है। वॉचर नंबर हमें बताता है कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट से उठा के ये एंट्री की है। इसीलिए मैं बता रही हूँ फॉर्मेट सबने अच्छी तरह से बनाना है। समझ आ रही है आपको ये बात? यस मैम। अब वो कहता है each journal entry is passed in the books of the basis of some source of documents। अब इस बात को आपने हाँ जी, इस बात को आपने ध्यान रखना है कि कोई भी जर्नल एंट्री बिना डॉक्यूमेंट के आप पास नहीं कर सकते। आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर था हमारे पास वॉचर नंबर 31। सम ऑफ द कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ज्यादातर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके नाम भी आपको याद होने चाहिए। परचेज इनवॉइस, यानी कि अगर आपने कोई सामान खरीदा तो उसके लिए जो आपको इनवॉइस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड परचेज इनवॉइस। इसको हम इनवर्ड इनवॉइस भी बोलते हैं, क्योंकि परचेज का मतलब होता है हमारे पास सामान आ रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम है इनवर्ड इनवॉइस। दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास सेल रिसीप्ट्स। सेल रिसीप्ट को हम बोल सकते हैं आउटवर्ड इनवॉइस, क्योंकि सेल में हमारा सामान जा रहा है। इसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये मेन आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। परचेज इनवॉइस को हम इनवर्ड इनवॉइस बोलते हैं, सेल इनवॉइस को, सेल रिसिप्ट को हम आउटवर्ड इनवॉइस बोलते हैं। The process of accounting does not after recording the transaction in journal, rather it is the objective of classification, transaction, summarize, posting। इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। रीडिंग मतलब सारी कर लेना, जरूरत नहीं का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ना नहीं है हमने, ठीक है। अब जर्नल एंट्री आपने कर ली, जर्नल एंट्री आपकी, फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या सिंपल होती है, तो जवाब बनता है जर्नल एंट्री सिंपल भी हो सकती है और कंबाइंड भी हो सकती है। कंबाइंड कब होती है, जब एक तरफ हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे होते हैं, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और अदर क्रेडिट हो रहा है, तो वो अगर दो ही अकाउंट आ रहे हैं आपके पास एक जर्नल एंट्री में, तो वो सिंपल जर्नल एंट्री है, एक से डेबिट कर दिया, एक से क्रेडिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने 44,000 की गुड्स सेल की, तो सेल डेबिट टू रमेश, या कैश सेल की तो सॉरी रमेश डेबिट टू सेल करते हैं, और कैश सेल की तो कैश डेबिट टू सेल करेंगे, तो दो ही अकाउंट आ रहे हैं सिंपल जर्नल एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, जहां पर कम से कम या तो डेबिट 2 बार होगा या क्रेडिट 2 बार होगा। कुछ एक चीज जो है वो 2 या 2 से ज्यादा बार होगी, एटलीस्ट 2 टाइम्स का मतलब है कम से कम 2 बारी, तो फिर वो हमारी कंबाइंड एंट्री बन जाती है। जैसे आपने गुड्स सेल की 54,000 की रमेश को, जिसमें से उसने 44,000 आपको कैश दे दिया और बाकी उधार है, तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 44,000, रमेश डेबिट 10,000। अब दो चीजें डेबिट हो गई ना आपकी, सेल्स एक ही है, वो क्रेडिट एक ही आएगी, तो दो चीजें डेबिट हो गई, तो वो कंपाउंड जर्नल एंट्री बन गई। तो आपको पता चल गया सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। हाँ जी बेटा। यस मैम। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री 2 तरह की होती हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, एक स्पेशल जर्नल और एक जनरल जर्नल। जो स्पेशल जर्नल है वो हमारी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री होती है, जिसमें हमारे पास क्रेडिट परचेजेस एंटर होती हैं जो परचेज बुक में जाएंगी,
क्रेडिट सेल एंटर होती हैं जो सेल बुक में जाएंगी, रिटर्न इनवर्ड होती है हमारी परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड होती है हमारी सेल रिटर्न बुक, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड सॉरी सेल रिटर्न होती है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होती है, ठीक है। तो ये हमारी स्पेशल जर्नल होती हैं, इसी को हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, इसी को हम बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी बोलते हैं। तो अब इसमें से कौन कौन सी होती हैं इसके नाम आप पढ़ लो, देखो फटाफट से। पहली है हमारी कैश बुक। कैश बुक क्या होती है, जिसमें सारी कैश ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, चाहे कैश आपका इनफ्लो हो रहा है चाहे आउटफ्लो हो रहा है, वो सभी कैश बुक में आएंगी। परचेज जर्नल वो होती है जिसमें सिर्फ हम कौन सी परचेजेस ऐड करते हैं, बताओ। यस, क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस इसमें नहीं आती हैं क्योंकि वो कैश में जाएंगी, और इसी को हम परचेज बुक भी बोलते हैं, परचेज डे बुक भी बोलते हैं। सेल जर्नल में हमारे पास सिर्फ क्रेडिट सेल्स आएंगी, ठीक है, और इसको हम सेल बुक और सेल डे बुक भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न वो होती है जो रिटर्न आउटवर्ड है, क्योंकि परचेज रिटर्न में हम बाहर दे रहे हैं, तो इसको हम परचेज रिटर्न बुक भी बोलेंगे या रिटर्न डे बुक भी बोलेंगे। और सेल रिटर्न क्या है, जिसमें आपकी रिटर्न इनवर्ड होती है, यानी कि आपने कस्टमर को सामान दिया और उसने आपको वापस दे दिया, तो दैट इज सेल रिटर्न बुक या सेल डे बुक। इसके अलावा हमारे पास होती है बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेबल बुक। बिल रिसीवेबल आपको पता है क्या होता है, जो हम कस्टमर हमें बिल दे देता है कि हाँ, वो लिख के दे देता है कि मैं इतने पैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको दे दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, ये बिल रिसीवेबल होता है। इसको बिल रिसीवेबल बुक या बिल रिसीवेबल डे बुक भी बोलते हैं। इसी तरह हम भी किसी को इंश्योर कर सकते हैं, सप्लायर को, कि हाँ हम आपको पेमेंट दे देंगे, तो जब हम किसी को लिख के देते हैं वो बिल पेबल हो जाता है, तो बिल पेबल बुक एंड बिल पेबल डे बुक होता है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जब हमने उधार खरीदा या उधार बेचा, सामने वाला हमें नहीं जानता है या हमें उस पर विश्वास नहीं है कि वो पेमेंट देगा या नहीं देगा, तो एक गारंटी के लिए, एक इंश्योर करने के लिए हम लिखवा लेते हैं, उसी को हम बिल रिसीवेबल या बिल पेबल बुक बोलते हैं। ये तो थी हमारी स्पेशल जर्नल्स। अब आती है जर्नल। दिस इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर विच नो स्पेसिफिक डे बुक इज मेंटेन्ड। यानी कि जिस एंट्री के लिए आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई भी आपकी बुक क्लासिफाइड है, परचेज की, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल। अब कोई एंट्री ऐसी आ जाती है जिसके लिए कोई बुक बनी ही नहीं है, तो उसको कहाँ लिखोगे, उसको प्रॉपर जर्नल भी बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर या जर्नल बोलते हैं, उसको हम उसी में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कैश जर्नल या कैश बुक है, तो एक स्पेशल जर्नल विच इज मेंटेन्ड रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व कैश, वेदर कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये तो कैश बुक है आपकी, ठीक है। इसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए आपकी, डेट, पर्टिकुलर्स, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं है क्योंकि कैश बुक आपकी, हाँ नहीं, दोनों चीजें आएंगी ना, कैश बुक में तो दोनों आएंगी। और परचेज जर्नल में क्या है, ये भी आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये आपका फॉर्मेट है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ फॉर्मेट बना लो, आपका सारा परचेज जर्नल आपको याद हो गया। कोई भी चीज आप खरीदते हो तो परचेज जर्नल में सिर्फ आपकी गुड्स परचेज आएंगी, एसेट परचेज नहीं आएंगी। अगर आपने एसेट खरीदी वो परचेज में नहीं आएगी, क्रेडिट परचेजेस आएंगी सिर्फ इसमें, ठीक है। समझ आ गई आपको? क्योंकि अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो एंट्री क्या करोगे, फर्नीचर डेबिट टू कैश, वो आपकी जर्नल में आएगी, जर्नल प्रॉपर में, वो परचेज बुक में नहीं आएगी। परचेज बुक में सिर्फ वो वाली परचेजेस आएंगी जो आपने उधार खरीदी हैं, और वो सामान जो जिसमें आप डील कर रहे हो, जो आपने रीसेल करने के लिए खरीदा है। तो अब इसमें क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर, इनवर्ड, इनवॉइस नंबर। यहाँ पर इनवर्ड वर्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि परचेज कर रहे हो तो इनवर्ड इनवॉइस होता है, सेल कर रहे हो तो आउटवर्ड इनवॉइस होता है। लेजर फोलियो, और यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही अमाउंट आएगा, डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, क्योंकि परचेज में जो भी अमाउंट आएगा वो डेबिट ही होता है, इसमें क्रेडिट नहीं होगा। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। अब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पर आप जो एंट्री करोगे कहाँ से करोगे, वो आप
इसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है परचेज इनवॉइस। वो इनवॉइस जब आप किसी से सामान खरीदते हो तो आपको दुकानदार एक बिल देता है कि नहीं देता है? देता है मैम। देता है ना सेलर बायर को, जिसमें दिखाता है डिटेल्स कि किस डेट को आपने सामान खरीदा था, कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर, उसका रेट उसने क्या लगाया, उसका टोटल अमाउंट क्या है, और आपने पेमेंट कैसे की, कैश की या कार्ड से की या उधार से की या जीपे से की, वो सब परचेज एंट्री, परचेज इनवॉइस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैश वाला तो नहीं आएगा ना, क्योंकि उधार परचेजेस हैं, लेकिन उसमें टर्म्स ऑफ पेमेंट लिखी होंगी कि हम कब पेमेंट करोगे, कैसे करोगे, वो डिटेल्स लिखी होंगी। ठीक है, अब जब हम परचेज जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो कैसे करेंगे आप बताओ? उसका टोटल करेंगे, टोटल उठा के हम परचेज अकाउंट में उसको लिख देंगे। परचेज जर्नल मींस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पर सिर्फ जो भी एंट्रियां होंगी वो डेबिट में होंगी, तो ये हमारी जर्नल लेजर है। वाइल इंडिविजुअल क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन पोस्टिंग इन पर्सनल लेजर रिस्पेक्टिव सप्लायर। अब यहाँ से एक तो हम उसकी जर्नल परचेज अकाउंट हम बनाएंगे, एक तो हमारा सारा टोटल कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में। कहाँ जाएगा बताओ? परचेज अकाउंट में। और दूसरा कहाँ जाएगा? हर एक के इंडिविजुअल अकाउंट में, जिनसे आपने सामान खरीदा उनका इंडिविजुअल अकाउंट भी तो बना होगा ना, उधर भी तो लिखोगे ना आप। जैसे राम से खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम में भी तो एंट्री करोगे ना बाय परचेजेस। शाम से खरीदा तो शाम में करोगे, मोहन से खरीदा तो मोहन में करोगे, तो हर एक के इंडिविजुअल अकाउंट में एंट्री जाएगी। ठीक है, तो परचेज से एंट्री कहाँ कहाँ जाती है? एक परचेज अकाउंट में जाती है। परचेज अकाउंट में तो आप इसका टोटल उठा के रख दोगे, लेकिन बाकी सबकी इंडिविजुअल अकाउंट्स में उनके अमाउंट से रखोगे जितना जितना आपने उनसे खरीदा है। ठीक है, इसी तरह सेम टर्म्स पे आपकी सेल जर्नल बनेगी। आपका फॉर्मेट है, इसमें भी वही आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स। यहाँ इनवर्ड इनवॉइस की जगह आपका आ गया आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, क्योंकि अब आप सेल बार भेज रहे हो सामान। लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब इसका जो डॉक्यूमेंट था, उसका डॉक्यूमेंट था हमारा परचेज इनवॉइस। इसका डॉक्यूमेंट क्या है हमारा? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है इसका? सेल इनवॉइस। ठीक है, और इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं? सारी सबका टोटल हम सेल अकाउंट में लेके जाएंगे, और बाकी जहां जहां जिसको बेचा है उसके इंडिविजुअल अकाउंट में भी एंट्री करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी बच्चे, आगे है हमारे पास परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का भी सेम फॉर्मेट रहेगा। देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, बस यहाँ पर आपका क्या आ रहा था? इनवर्ड इनवॉइस नंबर था परचेज में, और आउटवर्ड इनवॉइस नंबर था आपका सेल में। परचेज रिटर्न में आपका डेबिट नोट आएगा और सेल रिटर्न में आपका क्रेडिट नोट आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। लेजर फोलियो एंड अमाउंट, इसी कॉलम में सारी चेंजेस आ रही हैं। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने किसी को सामान वापस दिया, परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? कि हमने उसको सामान वापस दिया। ठीक है, आपने मिस्टर ए से सामान खरीदा और उसको वापस दे दिया। सबसे पहले तो हम उसको बोलेंगे क्या? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। अब जब आप उसको वापस करोगे तो आप उसको क्या लिख के दोगे? डेट ऑफ रिटर्न, किस डेट को हम वापस कर रहे हैं, क्या क्या सामान आप वापस कर रहे हो, किसको वापस कर रहे हो, उसका एक डेबिट नोट बनेगा कि अब मैंने तुम्हारे से इतने पैसे लेने हैं। ठीक है, उसका लेजर फोलियो एंड अमाउंट। देखो, आप कभी कभी बस में गए हो, सफर किए बस में? यस मैम। वो कई बारी ना कंडक्टर जब टिकट काट रहा होता है ना, उसके पास खुले पैसे नहीं होते, वो ना टिकट के ऊपर लिख के दे देता है, भाई इतने पैसे मैंने आपको देने हैं, बाद में ले लेना। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? यस होता है ना मैम। ऐसा? तो वो क्यों लिख के देता है? ताकि उसको याद रहे किसको कितने पैसे देने हैं, और लेने वाले को भी याद रहे। इसी तरह जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं
तो हम क्या एंट्री क्या करेंगे, चलो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या करोगे। अगर आप ए को सामान वापस दे रहे हो तो एंट्री क्या करोगे, ए डेबिट टू परचेज, यही लिखते हो, टू परचेज रिटर्न। यस मैम। ठीक है, अब ए को क्या कर रहे हो, आप डेबिट कर रहे हो ना, तो उसको क्या दोगे, डेबिट नोट ही दोगे ना, कि मैं तुझे ये इतने से डेबिट कर रहा हूं। समझ आई आपको ये बात। यस मैम। तो इसीलिए इसको डेबिट नोट बोलते हैं, ये याद रखना बात। अब इसका सोर्स डॉक्यूमेंट भी डेबिट नोट ही होता है, जो इशू करता है कौन, परचेजर सप्लायर को। ठीक है, और इसका काउंटर सोर्स होता है क्रेडिट नोट। अगर जो आपने डेबिट नोट इशू किया है ना, तो सप्लायर भी आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा जब आप उसको वापस दोगे सामान। अब उसने उसको मिला या नहीं मिला ये कैसे पता चलेगा, आपने तो भेज दिया। तो वो आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा जिसमें उसमें लिखा होगा कि इतना सामान मुझे मिल गया है और इतने रुपए से मैंने आपको क्रेडिट कर दिया। क्योंकि आप उसको डेबिट कर रहे हो, वो आपको क्रेडिट भी तो करेगा। वो क्या करेगा, सेल, उसके लिए सेल रिटर्न है, जो आपके लिए परचेज रिटर्न है, तो वो एंट्री करेगा सेल रिटर्न डेबिट टू बी। मान लो आप बी हो तो वो एंट्री करेगा सेल रिटर्न डेबिट टू बी। अब उसने बी को क्रेडिट कर दिया तो वो आपको क्रेडिट नोट देगा। आई बात समझ। हाँ जी, आई नहीं समझ, नहीं आई। आई मैम। ना गई। ठीक है, तो दोनों डॉक्यूमेंट आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट वो इशू करता है जो परचेज रिटर्न कर रहा होता है, क्रेडिट नोट वो इशू करता है जो सेल रिटर्न ले रहा होता है। इसी तरह जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे तो परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक में करोगे, और फिर इंडिविजुअल जिस जिसको आपने सामान वापस दिया उसके अकाउंट में करोगे। ठीक है, क्रेडिटर के लेजर्स में। सेम आपका सेल रिटर्न बनेगा, सेल रिटर्न डे बुक भी बोलते हैं इसको, और इसमें आपका क्या क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट। वहाँ डेबिट नोट आया था, यहाँ क्रेडिट नोट आ जाएगा, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट भी आपका क्रेडिट नोट होगा या फिर डेबिट नोट जो आपको मिलेगा। ठीक है, इसको भी हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। यहाँ से आप एक सेल रिटर्न बुक में एंट्री पोस्टिंग करोगे और बाकी सारी इंडिविजुअल बुक्स में। यहाँ पर कौन से इंडिविजुअल में जाएगा सारी एंट्री, कस्टमर के या डेटर के। ठीक है, क्लियर है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह बिल रिसीवेबल जर्नल बुक होती है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि रिसीवेबल है तो हम वो वाला बिल यहाँ पर एंटर करेंगे जो हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, और रिसीव किससे होगा, कस्टमर से या सप्लायर से, किससे रिसीव होगा आपको ये पता होना चाहिए। बिल हमें कस्टमर से रिसीव होगा। किससे रिसीव होगा, कस्टमर से जिसको हमने उधार बेचा है। आपने ए को उधार बेच दिया, उससे आपने 10,000 रुपये लेने हैं। ठीक है, अब आपको गारंटी भी रखनी है अपने पास, कल को वो मुकर ना जाए। तो आप एक बिल लिखोगे कि हाँ जी आपने मुझे 10,000 रुपये देने हैं, 2 महीने के बाद आप ये दे दोगे। आप वो बिल उसको लिख के दोगे, वो आपका कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा ये बिल, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो आप हो गए ड्रायर। क्या हो गए आप, जो बिल को लिखता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो बच्चे, ड्रॉअर। ड्रायर। और जो उसको एक्सेप्ट करता है वो होता है एक्सेप्टर। ठीक है, उस बिल के ऊपर क्या क्या डिटेल्स आएंगी आपको पता होना चाहिए। एक तो उस कस्टमर का नाम आएगा जिसके लिए बिल आप लिख रहे हो, क्योंकि उसी ने एक्सेप्ट करना है। नेम ऑफ ड्रायर यानी आपका नाम, नेम ऑफ एक्सेप्टर उसी कस्टमर का नाम जो एक्सेप्ट कर रहा है। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ बिल, जिस डेट को पैसा मिलना है। डेट ऑफ ड्राइंग द बिल, जिस डेट को आप बिल लिख रहे हो। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, जिस डेट को वो एक्सेप्ट कर रहा है। सारी डेट लिखनी है आपने, किस डेट को लिखा, किस डेट को उसने रिसीव किया, किस डेट को उसने एक्सेप्ट किया, और वो टेन्योर कितना है, यानी कि 2 महीने का टेन्योर है, 3 महीने का टेन्योर है, कितने महीने का बिल है,
डेट ऑफ मेच्योरिटी, किस डेट को पैसे मिलने हैं आपको, कौन से लेजर फोलियो में आप इसकी एंट्री कर रहे हो, और अमाउंट क्या है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ये याद कर लेना, लिख के याद करो या जैसे भी याद करो, ठीक है। समझ आ गया आपको। और इसका सोर्स डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो हमें रिसीव हुआ है कस्टमर से एक्सेप्टेंस के बाद। इसी तरह बिल पेबल होता है। बिल रिसीवेबल हम एंट्री कहाँ करते हैं, इसको बिल रिसीवेबल अकाउंट में जाता है इसका सारा टोटल, और फिर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस उनकी डेटर्स के, कस्टमर के अकाउंट में। इसी तरह बिल पेबल होता है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम ड्रायर नहीं है, यहाँ नेम सारा कुछ वही आएगा, वहाँ कस्टमर था, कस्टमर की जगह सप्लायर आ गया, यहाँ पर सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी नेम ऑफ ड्रायर। लेकिन ड्रायर अब आप नहीं हो, अब आप एक्सेप्टर हो। बिल पेबल में आप क्या हो, बोलो। एक्सेप्टर। हाँ, और ड्रा कौन कर रहा है, सप्लायर, ये लिखता है, ठीक है। ड्रायर, सप्लायर का नाम, ड्रायर का नाम, एक्सेप्टर का नाम, इशू का डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सारा आएगा, टेन्योर, डेट ऑफ मेच्योरिटी, लेजर फोलियो और अमाउंट। सिर्फ सप्लायर आ गया कस्टमर की जगह, और बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है, क्लियर है। और इसका सोर्स डॉक्यूमेंट भी वही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशूड टू सप्लायर। यहाँ पर सप्लायर आ गया, वहां पर कस्टमर था, और कोई फर्क नहीं है। टोटल आपने बिल पेबल अकाउंट में डालना है, और इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के लेजर में, वहां पर हम कस्टमर के लेजर में डाल रहे थे, डेटर के लेजर में, यहाँ हम क्रेडिटर के लेजर में डालेंगे। इसके बाद आती है जर्नल प्रॉपर। जो एंट्री किसी भी बुक में नहीं आती है वो हम जर्नल प्रॉपर में कर देते हैं। जैसे परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, अभी मैं आपको बता रही थी कि आपने मशीन खरीदी, अगर तो आपने मशीन कैश पे खरीदी फिर तो वो कैश बुक में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने उधार पे खरीदी तो आपके पास कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें आप उसकी एंट्री करोगे, तो उसकी आप जर्नल में एंट्री करोगे। और जो जर्नल नॉर्मल जैसे हम एंट्री करते हैं, मशीन डेबिट टू ABC, जिससे भी आप खरीदोगे। समझ आ गया आपको ये बात। इसी तरह सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, यानी नॉन करंट एसेट्स वही होती हैं आपकी फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट पे खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उसकी सारी एंट्री जर्नल प्रॉपर में आएगी। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में आती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम साल के एंड में करते हैं क्लोजिंग अकाउंट के टाइम, वो सब जर्नल प्रॉपर में आती हैं। जब हम अगले साल, नए साल में अपनी नई बुक्स खोलते हैं तो ओपनिंग एंट्री भी हमारी जर्नल प्रॉपर में आती है। और साल खत्म होने के टाइम जब हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट्स को, जैसे अभी हमने पढ़ा, हम प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, तो भी वो जर्नल प्रॉपर में आती हैं। तो ये एक आपका पूरा क्वेश्चन बनता है कि जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। ओपनिंग एंट्रीज होती हैं जो साल के शुरू में करते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज और मिसलेनियस एंट्रीज, ये आपकी सारी उसमें आती हैं जर्नल प्रॉपर में। अब रूल्स क्या है, रूल्स हैं हमारे, क्या है, पहला रूल है डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसके रूल्स हम पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ये टेबल पढ़ लो बस, बहुत है, बाकी ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर, लॉसेस, इनकम एंड गेन। और इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट, जिसमें पर्सनल अकाउंट आते हैं सारे, सॉरी पर्सनल नहीं, रियल अकाउंट होते हैं नॉन करंट एसेट्स वगैरह, जो भी हमारी मशीन, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कोई चीज़ आप ले रहे हो तो उसको डेबिट करोगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और कोई चीज़ बेच रहे हो तो उसको क्रेडिट करोगे। पर्सनल होते हैं हमारे लोग, जो पर्सन्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, कोई कंपनी से अगर आप डील कर रहे हो तो डेबिट द रिसीवर, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो उसको डेबिट करोगे, और किसी से कुछ ले रहे हो तो वो क्रेडिट करोगे। ये गोल्डन रूल्स आपने लिख के याद करने हैं, इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन की अप्रोच आती है, ये भी आपको लिख के याद करनी है टेबल पूरी,
एसेट्स हैं, मान लो आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन के आपके 3 कंपोनेंट होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अगर आपके पास एसेट्स आती हैं, एसेट इंक्रीज हो रही हैं, तो उसको आप डेबिट करोगे जब एसेट इंक्रीज होती है, ये तो पता है ना आपको, अभी हमने पढ़ा रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब हमारी कोई एसेट बढ़ती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और कम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी में उल्टा हो जाता है, लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट करते हैं, और जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। कैपिटल जब आपकी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं, जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। ड्राइंग्स कैपिटल का उल्टा होता है, इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। एक्सपेंसेस अगर आपके बढ़ते हैं तो डेबिट होंगे, कम होते हैं तो क्रेडिट होंगे। इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, कम हो रही है तो डेबिट होगी। ये सब रूल्स भी आपको लिख के याद कर लेने हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास स्टेप्स ऑफ जर्नल। जब भी आपने कोई जर्नल बनानी है तो सबसे पहले देखो उसमें से कौन कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो इस ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं, उसको फिर अकाउंट को क्लासीफाई करो, वो नॉर्मल है, रियल है, पर्सनल है, यानी कि या फिर देखो वो एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है। फिर उसके ऊपर रूल अप्लाई करो जो आपने ऊपर पढ़े हैं, और फिर उसको रिपोर्ट करो, ठीक है। और फिर उसकी ब्रीफ समरी भी लिखो जर्नल में, जिसको हम नरेशन बोलते हैं, जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं अपनी जर्नल के। हिस्टोरिक, अब फंक्शंस क्या हैं जर्नल के, एक तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं हमने, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। दूसरा रिकॉर्डिंग फंक्शन है, हम अपने बिजनेस की लैंग्वेज लिखते हैं, इतना ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, इसमें नरेशन होनी चाहिए, हमें पता है, छोड़ दो इसको। एडवांटेजेस जर्नल के यही हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, हमें पता चल जाता है, हमें कोई एंट्री ढूंढनी हो तो आसानी हो जाती है। एरर हमारी अकाउंटिंग में कम होते हैं, नरेशन से हमें पता चल जाता है कि क्या एंट्री की गई है, और क्लासिफिकेशन आसान हो जाती है, और एविडेंस मिलता है हमें, कल को कोई कोर्ट केस हो जाता है तो जर्नल हमारे पास एक प्रूफ होती है कि ये एंट्री हमने कर रखी है। बस इससे ज़्यादा नहीं हमने पढ़ना है आगे जर्नल के बारे में। आगे आ जाता है लेजर। लेजर में आपको इसका फॉर्मेट पढ़ना है बस, ठीक है। ये आपका जो भी अकाउंट होगा उसका नाम। अब जर्नल में हम एक ही तरफ एंट्री करते थे, या हम 2 तरफ करेंगे, डेबिट अलग, क्रेडिट अलग। फॉर्मेट आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी फॉर्मेट बिना लिखे तैयार नहीं करना है, और कोई भी कॉलम बीच में से स्किप नहीं करना है, चाहे आप पेपर में कर रहे हो चाहे अपने घर में कर रहे हो। फॉर्मेट आपका बिल्कुल 100% ठीक होना चाहिए। मैं गारंटी से कहती हूँ जो बच्चा फॉर्मेट ठीक कर लेगा उसकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब हमने ऊपर पढ़ लिया था कि लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं यहाँ पर, और जो हम इसमें करते हैं टेक्निकली वो पोस्टिंग होती है। डेबिट में भी देखो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, वहाँ हम लेजर फोलियो लिख रहे थे, यहाँ हम जर्नल फोलियो लिखेंगे कि जर्नल में कौन से पेज से हम उठा के लाए हैं इसको। उसके बाद अमाउंट, और फिर क्रेडिट साइड में भी सेम डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। फंक्शंस छोड़ दो आप, अब सब डिवीजन आ जाओ। पर्सनल लेजर, पर्सनल में कौन कौन सी होती हैं, जैसे डेटर, क्रेडिटर, ये सब पर्सनल होती हैं। इम्पर्सनल होती हैं जो आपकी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, वो सब इसी में आ जाएगा। एडवांटेजेस की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। लेजर पोस्टिंग आपको आनी चाहिए, और इसके फिर वही रूल्स आपने याद करने हैं, जैसे एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी, यानी कि डेबिट साइड होती है, डिक्रीज हो रही है तो राइट हैंड साइड में आएंगी, यानी क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज हो रही हैं तो वो क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज हो रही हैं डेबिट साइड में। वही रूल्स हैं जो आपने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। कैपिटल लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट होती है, सेम। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट साइड में। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में, कम होती है तो डेबिट साइड में। ये आपकी समरी हो गई। देखो इसने सब बना के लिख दिया कि इंक्रीज होता है तो वो कहाँ आएगा, डिक्रीज होता है तो ये टेबल सी बना लेना आप जो इसने बनाई हुई है, ठीक है।
अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये फॉलोइंग क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इससे आपने जर्नल और लेजर बनानी है। अब मुझे वो बच्चा बताओ जिसको जर्नल या लेजर नहीं आती आप में से। +2 तक तो आप सबने कर ही लिया है ना। जर्नल लेजर कोई बच्चा है ऐसा आप में से जिसको नहीं आती बनानी? बस ये ध्यान रखना कि फॉर्मेट ठीक करना है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि पहले जब आप बनाते हो शायद आप ऐसे ही बना लेते हो, यहाँ पर आपको फॉर्मेट का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने पढ़ लिया है। तो देखो जैसे आपका ये पहली एंट्री है कि आपने हस्बैंड वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश दिया उन्होंने, तो उसकी जर्नल क्या आएगी? देखो जर्नल का इसने फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, वॉचर नंबर, डेबिट, क्रेडिट। तो आप ये एंट्री कर सकते हो, कैश डेबिट टू विकास कैपिटल टू वेबवी कैपिटल। अच्छा चलो मुझे एक Yes, जना इसकी ma'am. एंट्री बताओ, पे 15 तारीख वाले की, ऑफिस रेंट पे किया बाय चेक। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल Thank you, ठीक sir. बताइए आपने। तो जब आप ये एंट्रियां सारी कर लोगे उसके बाद लेजर भी बना लोगे। Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चन आप सबने करके मुझे भेजना है, देखती हूँ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। मैं पहला कर लिया था। हाँ जी, पहला कर लिया था। पहले कर लिया था ये क्वेश्चन आपने, दोबारा कर लेना, ओके। रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। एक बारी और कर लेना बेटे, ठीक है। Okay, ma'am. नेक्स्ट है हमारा कैश बुक, बैंक बुक और बैंक रिकंसिलेशन। 3 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। कैश बुक जो होती है बेसिकली हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, बुक्स ऑफ फर्स्ट